गरीब नंद की विदाई। पायल अपनी भाभी से बहुत नफरत करती थी। वह हमेशा अपनी भाभी के खिलाफ अपने भैया के कान भरा करती थी। ऐसे ही एक दिन पायल का बड़ा भाई विनोद काम करके घर वापस आता है। तभी पायल अपनी भाभी ज्योति के खिलाफ विनोद के कान भरते हुए बोलती है, आ गए भैया आप। अरे क्या बताऊं, भाभी को जरा समझाया करो। अगर घर में रहती हैं तो कम से कम घर के प्रति थोड़ा ध्यान तो दिया करे। अरे घर का सारा काम छोड़कर घर के बाहर घूमती रहती है और यहाँ वहाँ की चुगली करती रहती है। अगर ऐसे ही रहना है तो इनके मायके ही भेज दो। अरे पायल, कल को तुझे भी तो जाना है किसी और के घर, और अपनी भाभी के लिए तेरे मन में इतनी कड़वाहट क्यों है? तेरी भाभी तेरे बारे में बहुत सोचती है। तेरी शादी कराना है, तेरी विदाई करानी है, तेरे लिए 1 रुपए जोड़ने की कोशिश करती है, और फिर भी तू अपनी भाभी के खिलाफ इतना जहर उगलती है। ऐसा क्यों? अरे भैया सच बताओ, आप ना जोरू के गुलाम हो और मुझे ना बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि माँ के जाने के बाद मेरी शादी कहीं हो पाएगी। कहते हैं ना, माँ बाप रहते हैं तब तक बच्चों को बहुत सहारा मिलता है। अब तुम ना मेरे पास माँ है ना पिता, शादी की उम्मीद तो है ही नहीं मुझे। मैं तो सोचती हूँ कहीं आप दोनों मेरी शादी किसी लंगड़े लूले से ना करवा दे। सच में तेरे अंदर बहुत ज्यादा जलन की भावना है। तेरे बारे में ना ऐसा मैं सोच सकता हूँ, ना तेरी भाभी सोच सकती है। थोड़ी देर बाद ज्योति सभी के लिए खाना लगाती है। तभी पायल अजीब सा मुंह बनाकर अपनी भाभी से बोलती है, भाभी ये सब क्या है? अगर खाना बनाने का मन नहीं था तो मुझे बता देती, मैं बना लेती खाना। लेकिन इस तरह से खाना बर्बाद करने की क्या जरूरत है? क्या हुआ पायल, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? भाभी ये पसंद आने वाला है क्या? जो मुझे पसंद आएगा? मुझे तो लगता है कभी कभी कि आप ना ये सब कुछ जानबूझ के करती हो। मुझे परेशान करना चाहती हो ताकि भैया गुस्से में आकर मेरी शादी यहाँ वहाँ करा दे और आप अकेले सुकून से इस घर में रहो। पायल तुम कितना फालतू बोलती हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बारे में तुम्हारे भैया और मैं कितना सोचते हैं। हमें हमेशा तुम्हारी चिंता सताती है कि तुम्हारी शादी कैसे करेंगे। मैंने माँ जी से वादा किया था कि तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम से करूंगी ताकि तुम्हें कोई कमी महसूस ना हो। अरे बस, मुझ पर इतना एहसान दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही समय बीत जाता है। पायल के मन में अपनी भाभी के लिए जो कड़वाहट थी वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ ज्योति को पायल के व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। ज्योति यहाँ वहाँ पायल के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है और एक दिन पायल के लिए बहुत बड़े घर का रिश्ता आता है जहाँ पायल को पसंद कर लिया जाता है। हर कुछ ही महीनों बाद शादी का मुहूर्त भी निकाल दिया जाता है। जब ज्योति की शादी की जिम्मेदारी आ जाती है तो घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए ज्योति अपने पति विनोद से बोलती है, देखो विनोद, शादी में बस बिल्कुल ही कुछ महीने रह गए हैं और पायल की शादी के लिए हमें बहुत सारी चीजों का इंतजाम करना होगा। मैं तो कहती हूँ कि मैं कुछ दिनों में काम पर लग जाती हूँ। कुछ पैसे आएंगे तो उससे पायल के जेवर बनवा दूंगी और कोई कमी भी नहीं होगी उसकी शादी में। सच में तुम कितना सोचती हो उसके बारे में। माँ की कमी महसूस नहीं होने देती, लेकिन फिर भी मेरी बहन तुम्हारे बारे में इतना ज्यादा बुरा बोलती है। कोई बात नहीं, मुझे उसकी बात का कुछ बुरा नहीं लगता। नंद भाभी का रिश्ता ऐसे ही होता है। भाभी कितना भी अच्छा कर लेगी ना, वह नंद उनकी नजर में बुरी ही रहती है, और नंद कितना भी अच्छा कर लेगी ना, वह भाभी की नजर में कभी अच्छी नहीं बनती। तो ये रिश्ता ऐसा ही है, इसके बारे में इतना नहीं सोचना। मैं कल से ही अपने लिए कोई काम देखती हूँ। इस तरह से ज्योति अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर देती है। ज्योति को एक दुकान पर काम मिल जाता है और वे दिन रात मेहनत करके पायल की शादी के लिए 1-1 रुपया जोड़ना शुरू करती है। धीरे धीरे ज्योति पायल की शादी के लिए आधे से ज्यादा सामान का इंतजाम कर लेती है। एक दिन ज्योति पायल से कहती है, अरे पायल, हाँ शाम को तैयार रहना, शाम को हम मार्केट जाएंगे। मैं तुम्हें तुम्हारा ब्रांडेड लहंगा दिलवा दूंगी। पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना। तुम्हें जो लहंगा पसंद हो तुम बस उसी लहंगे के ऊपर हाथ रख देना, मैं तुम्हें वही दिला दूंगी। और तुम्हारी शादी में जैसा मेकअप कराना हो वैसा करा लेना। मैं पैसे दे दूंगी अपने हिसाब से। मेकअप आर्टिस्ट देख लेना और मुझे बता देना। पायल का मुंह अपने आप बंद हो जाता है। ज्योति को इस तरह से उसकी शादी के लिए इतना मेहनत और इतनी चिंता देखते हुए पायल को मन ही मन पछतावा होता है। वे खुद से बोलती है, ये सब क्या है? मैं भाभी आपको कितना गलत समझती थी। और भाभी, आप तो मुझे बेटी की तरह मानती हो।
दिन रात मेरी शादी के लिए मेहनत करती हो, घर और बाहर दोनों का काम देखती हो, और मैं हमेशा आपको नीचे दिखाने की कोशिश करती थी। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। शायद माँ अगर जिंदा होती तो वो मेरे लिए इतना नहीं कर पाती जितना भाभी आप कर रही हैं। ऐसे ही शाम को दोनों नंद भाभी मिलकर मार्केट जाती हैं, जहाँ ज्योति पायल को उसकी मनपसंद ब्रांडेड लहंगा दिलवाती है। अपना ब्रांडेड लहंगा देखकर बहुत खुश होती है। देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है। जब शादी की बहुत सारी रस्में शुरू होती हैं, तो हल्दी वाले दिन ज्योति पूरा पीला रंग का डेकोरेशन करवाती है और हल्दी वाले दिन पायल का एक हल्दी लुक लेकर करवाती है, जहाँ सभी लोग पायल का हल्दी लुक देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। पायल बहुत ही ज्यादा सुंदर नजर आ रही थी। इस तरह से ज्योति पायल का हर एक दिन हसीन बनाने की कोशिश कर रही थी। सच में ज्योति, आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि तुम मेरी पत्नी हो। माँ के जाने के बाद तुमने मेरी बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। तुम्हारा ये एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। अभी कैसे बातें कर रही है? माना कि हम गरीब हैं, लेकिन हम गरीबों को सपना देखने का अधिकार है और उन सपनों को पूरा करने का भी हक है। मेरी खुद की कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैंने पायल को अपनी बेटी माना है। पायल की शादी में धूमधाम से करवाऊंगी, कोई कमी नहीं होगी शादी में। तभी पायल रोते हुए आती है और अपनी भाभी से माफी मांगते हुए बोलती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा आपके साथ बुरा किया है। आज मुझे सच में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आज मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। आज आपने साबित कर दिया कि अब मेरी भाभी नहीं, आप मेरी माँ हो। साबित क्या करना है पायल, मैं तो तेरी माँ ही हूँ और कुछ ही दिन रह गए हैं, मेरी बेटियां विदा होने वाली है। देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है। शादी वाले दिन पायल बहुत ही सुंदर तरीके से मंडप में तैयार होकर आती है। ज्योति ने ही शादी का पूरा अरेंजमेंट बहुत खूबसूरत तरीके से किया था। सभी लोग पायल की शादी देखकर बहुत खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद देकर पायल को विदा कर देते हैं। दिव्या स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। दिखने में दिव्या बहुत सुंदर थी। स्कूल के सभी बच्चे दिव्या को पसंद किया करते थे। हर कोई दिव्या से क्लास लेना चाहता था। ऐसे ही एक दिन दिव्या अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम प्रिया था, वे दिव्या से कहती है, मैम आई रियली सॉरी, वे बात ये है कि आज मैंने होमवर्क नहीं किया। आपने जो प्रोजेक्ट दिया था वे मैं समय पे नहीं बना पाई, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और हमारे घर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में लेकर जाएं। इसलिए अभी मेरे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ सकती हूँ प्रिया, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, तो तुम हमेशा मेहनत करते रहना। मैं समझ रही हूँ कि इस समय तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन बेटा बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं और ये बहुत जरूरी है, तो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें डांट दूंगी, लेकिन ये कह रही हूँ कि तुम्हें जितना भी टाइम मिले वे अपनी पढ़ाई पर लगाना, साथ ही अपनी मम्मी का भी ख्याल रखना है तुम्हें। मैम आप ना बिल्कुल ना मेरी मम्मी की तरह समझाते हो, आप बहुत अच्छे हो, पूरा स्कूल आपकी तारीफ करता है। बच्चे दिव्या से बातचीत कर रहे थे कि अचानक वहाँ एक नई टीचर आती है जिसका नाम मधु था। सभी बच्चे मधु को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तभी मधु बोलती है, बच्चों मैं आपकी दूसरी क्लास टीचर हूँ और क्लास में 2 टीचर होती है। अब आपकी दिव्या मैम के साथ मैं भी आपको पढ़ाया करूँगी। आपका स्वागत है मधु मैम हमारी क्लास में। मेरी क्लास के सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपको यहाँ पर कोई परेशान नहीं करेगा। वैसे आज तक मैं जितने भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए गई हूँ, वहाँ पर क्लास के सारे बच्चे परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। बच्चों को हमेशा डिसिप्लिन में रखती हूँ और जो मेरी बात नहीं मानता उन्हें मैं पनिश भी करती हूँ। हाँ, लेकिन क्लास के बच्चे भी बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं और मैंने इन्हें कभी भी पनिश नहीं किया, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं देते, बल्कि प्यार से मैं जो इन्हें समझा देती हूँ वे ही समझ जाते हैं। और अगर इनसे कोई मिस्टेक हो जाती है ना, तो ये खुद सामने से आकर मुझे बताते हैं और अपनी गलती मान लेते हैं। लेकिन ये बच्चों की ना मुझे यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी लगती है और ये अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं और झूठ बनाने की बजाय
मुझे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। वैसे दिव्या, अभी मेरी क्लास है तो आपको अगर जिस तरीके से बच्चों को हैंडल करना है करो, लेकिन मेरा जो तरीका है मैं बच्चों को उसी हिसाब से हैंडल करूंगी। इसमें मुझे आपका कोई इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मधु बहुत ही ज्यादा घमंडी किस्म की लड़की है। ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन दिव्या और मधु दोनों क्लास ले रहे थे। क्लास में थोड़ी बहुत शोर हो रहा था, जिस वजह से मधु पूरी क्लास को खड़ा करके हाथ ऊपर करवा देती है। लगभग 20 मिनट तक बच्चे हाथ ऊपर करके खड़े थे। यह देखकर दिव्या सभी क्लास से कहती है, चलो बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है, अब बैठ जाओ और आगे से शोर मत मचाना। दिव्या मैम, मैंने कहा है ना कि आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बच्चों को पनिशमेंट दे रही हूँ या पढ़ा रही हूँ तो इन्हें मैंने खड़ा किया था, तो बैठाना ये मेरा ही काम होगा। मधु मैम, माफ करना अगर आपको बुरा लगा तो, लेकिन बच्चे बहुत देर से खड़े थे और इनके हाथ में काफी दर्द हो रहा था। पनिशमेंट उस हिसाब से दिया जाता है जितना बच्चे सहन कर पाए। तो मतलब आप कहना चाहती है कि मैं बच्चों को सहन ना कर पाने वाली पनिशमेंट दे रही हूँ? इसी तरह से आए दिन मधु और दिव्या में बहस हुआ करती। ऐसे ही एक दिन प्रिंसिपल सभी टीचर्स को स्टाफ रूम में बुलाती है। लगभग 2 घंटे तक सभी टीचर्स की मीटिंग चल रही थी। तभी प्रिंसिपल सभी टीचर्स को बताती है, देखो, फिलहाल के लिए हर क्लास में 2 टीचर है। अब हमारे स्कूल में कंपटीशन किया जा रहा है टीचर के बीच में, जहाँ पर जो टीचर्स जीतेगा उसे पूरी क्लास अकेले ही संभालनी पड़ेगी, जैसे वे हमेशा संभालता आ रहा है, और दूसरे वाले को किसी और स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जी मैम, तो कंपटीशन किस चीज से रिलेटेड होगा? कंपटीशन में आप सभी को अपना एक क्रिएटिव लुक तैयार करना है और ऐसा लुक तैयार करना है जिसमें सभी बच्चे आपको पसंद कर पाए। आप लोगों को जितना ज्यादा बच्चों का वोट मिलेगा उतना ही आप ज्यादा सेफ रहेंगी और इसी स्कूल में ही रहेंगी। आपको कहीं भी किसी और स्कूल में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, और जिसे जितना कम वोट मिलेगा उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब कंपटीशन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वे सभी अपनी दिव्या मैम को उसी स्कूल में चाहते थे। मधु समझ जाती है कि बच्चे सिर्फ दिव्या को ही वोट करेंगे और वे ये कंपटीशन हार जाएगी। ऐसे ही एक दिन मधु इस कंपटीशन को जीतने के लिए एक योजना बनाती है और कहती है, मुझे कैसे भी ये कंपटीशन जीतना ही होगा, चाहे ये बच्चे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। इनकी दिव्या मैम को तो मेरे आगे हारना ही होगा, क्योंकि मधु ने कभी भी हारना नहीं सीखा, और जब ये कंपटीशन में जीत जाऊंगी तब इन बच्चों को अच्छे से मजा चखाऊंगी। इस कंपटीशन के लिए स्कूल की सभी टीचर अपने लिए बहुत सुंदर सा आउटफिट रेडी कराते हैं। दिव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या पहनकर कंपटीशन में जाए। तभी दिव्या अपने कमरे में बैठकर सारे कपड़े बाहर निकाल रही थी। दिव्या को अपनी माँ की पुरानी साड़ी दिखाई देती है। दिव्या वे साड़ी देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, इससे बेहतर आउटफिट तो कुछ भी नहीं हो सकता मेरे लिए। इस कंपटीशन में मैं अपनी मम्मी की आखिरी निशानी पहनूंगी। कंपटीशन जीतूं या हारूं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये साड़ी पहनकर मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने बहुत पहले सोचा था कि ये साड़ी जब पहनूंगी जब कुछ खास दिन होगा, और अब वक्त आ ही गया है। ऐसे ही कुछ दिन बाद अब स्कूल में कंपटीशन शुरू हो जाता है। सभी टीचर्स अपना आउटफिट रेडी करके कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, जहां सभी टीचर को रैंप वॉक करना था। जिसका आउटफिट सबसे ज्यादा अलग और सुंदर होगा उसे ही ज्यादा वोट मिलेंगे। दिव्या अपनी माँ की साड़ी रेडी कर रही थी और वे रेडी होकर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जाती है। मधु मौका देकर दिव्या का ब्लाउज बैक साइड से उसे ब्लेड मार देती है, जिस वजह से दिव्या के ब्लाउज का हुक निकल जाता है। थोड़ी देर में दिव्या की क्लास की 2 स्टूडेंट प्रिया और निधि अपनी मैडम से मिलने आती है। वह देखती है कि दिव्या बहुत परेशान है। वाह मैम, आप कितनी सुंदर लग रही हो, आप उदास क्यों हो? बेटा पता नहीं कैसे मेरे ब्लाउज पर किसी ने ब्लेड मार दिया, जिस वजह से ब्लाउज का हुक निकल चुका है। अब मैं रैंप वॉक कैसे करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ? मैम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम है ना आपके साथ। आजकल पता है मेहंदी वाले ब्लाउज का बहुत ट्रेंड चल रहा है, आपने टेंशन मत लो, हम दोनों को बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। हम आपके ब्लाउज के बैक साइड पर मेहंदी का डिजाइन बना देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कपड़ा है या मेहंदी का डिजाइन। कंपटीशन शुरू होने में लगभग 3 घंटे थे। दिव्या के स्टूडेंट अपनी मैडम से बहुत प्यार करते थे।
वे दोनों दिव्या के बैक साइड पर मेहंदी लगाना शुरू कर देते हैं और बहुत सुंदर सा ब्लाउज का डिजाइन बना देते हैं। थोड़ी देर में कंपटीशन शुरू हो जाता है। दिव्या का ब्लाउज डिजाइन बहुत ही ज्यादा यूनिक था। सभी को दिव्या का आउटफिट और उसकी मेहंदी का ब्लाउज का डिजाइन पसंद आता है। सभी बच्चे दिव्या को वोट करते हैं और दिव्या ही ये कंपटीशन जीत जाती है। यह देखकर मधु का मुंह बन जाता है।